नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी क्लास आवेशन की विधियों पर आधारित है। आवेशन की 3 विधियां हैं: घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि। हमने आवेशन के आधुनिक सिद्धांत में ये पढ़ा था कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु पर आ जाते हैं। उस दौरान हमने ये भी देखा था कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनावेशित है तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो इसी प्रकार से यदि हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं। इसलिए कांच की छड़ धनावेशित है वह रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास अन्य एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम बिल्ली की खाल को प्लास्टिक की छड़ से अथवा एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल धनावेशित तथा प्लास्टिक की छड़ अथवा एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। अर्थात बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लास्टिक की छड़ अथवा एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम ऊनी कपड़े को अंबर से अथवा एबोनाइट की छड़ से अथवा प्लास्टिक की छड़ से अथवा रबड़ से रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़ा धनावेशित वह अंबर अथवा एबोनाइट छड़ अथवा प्लास्टिक छड़ अथवा रबर ऋणावेशित हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम सूखे बालों में कंघे का घर्षण करवाते हैं तो सूखे बाल धनावेशित वह कंघी ऋणावेशित हो जाती है। ये जो आवेशन की विधियां हैं वो घर्षण विधियों के उदाहरण हैं। इस दौरान एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। हमने आवेशन के आधुनिक सिद्धांत में यह देखा था कि जिस वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनावेशित हो जाती है तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इस दौरान कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात कुल जो आवेश है वो संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू होता है, यानी इसका तात्पर्य यह है कि घर्षण से पहले कुल आवेश का जो मान है वो बराबर होगा घर्षण के बाद कुल आवेश के बराबर होगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जितना आवेश कांच की छड़ पर पॉजिटिव आएगा उतना ही चार्ज रेशम के कपड़े पर नेगेटिव आएगा। घर्षण विधि में इतना ही है। तो अब हम आवेशन की जो दूसरी विधि चालन विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो चालन विधि है वो मुख्य रूप से चालकों के लिए लागू होती है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सकता है। जैसे यदि हमारे पास में ये एक चालक छड़ है, लोहे की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, किसी भी धातु की भी हो सकती है। हमारे पास अगर ये चालक छड़ है तो यदि हम इसके इस हिस्से पर इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस चालक छड़ के संपूर्ण भाग पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। यदि आपके पास में कुचालक छड़ है तो ऐसा नहीं होगा। आप जिस हिस्से पर इसको इलेक्ट्रॉन दोगे उसी हिस्से पर बने रहेंगे। यदि आपने इस हिस्से पर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेंगे, मुक्त प्रवाह संभव नहीं हो पाएगा। यदि इस हिस्से पर दोगे
तो इस हिस्से पर ही बने रहेंगे, और अगर यहाँ इस वाले भाग पर इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेंगे, मुक्त प्रभाव के कारण एक समान रूप से वितरित नहीं होंगे। तो इस विधि के अंदर हम एक अनावेशित चालक को एक धनावेशित चालक के संपर्क में लेके आते हैं। जैसे चित्र ए में आपके पास में एक कुचालक स्टैंड पर अनावेशित चालक है जिस पर पहले किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, जबकि दूसरा जो गोला है उसके ऊपर धन आवेशित है, यानी उसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब यदि हम इन दोनों को संपर्क में ले आते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ में स्पर्श करवा देते हैं, तो ये जो आवेश चालक गोले होने के कारण दोनों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यदि दोनों चालक गोलों का आकार समान है तो यहाँ पर जितना भी आवेश था वो आवेश दोनों गोलों पर आधा आधा आएगा। अब यदि हम इन दोनों गोलों को अलग अलग कर देते हैं तो ये दोनों ही गोले धनावेशित हो जाएंगे। यदि दोनों गोलों का आकार समान है तो इस गोले पर अगर 10 कूलाम आवेश है तो इस गोले पर आधा 5 कूलाम और इस गोले पर आधा 5 कूलाम आवेश आएगा। इस प्रकार से हम चालन विधि द्वारा एक चालक गोला जो अनावेशित है तथा दूसरा चालक गोला जो कि आवेशित है उसको हम स्पर्श द्वारा अनावेशित गोले को आवेशित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें अनावेशित चालक को ऋणावेशित करना है तो यहाँ पर हम ऋणावेशित चालक लेंगे और संपूर्ण प्रक्रिया को समान रखते हुए हम इन गोलों को ऋणावेशित कर सकते हैं। अब हम आवेशन की जो तीसरी विधि है वो प्रेरण विधि है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेरण विधि में हम वस्तु को स्पर्श में या संपर्क में नहीं लेकर आते हैं जबकि उसके नज़दीक में रखते हैं। तो देखते हैं, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास में ये एक चालक गोला है जिसको हमें आवेशित करना है। ये जो आवेशित चालक गोला है वो एक कुचालक स्टैंड पर स्थित है। हम इस चालक गोले को ऋणावेशित करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इसके पास में एक कांच की छड़ जिस पर धन आवेश है इसके पास में लेके आएंगे, लेकिन इसको स्पर्श नहीं करवाएंगे अथवा संपर्क में नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्लस चार्ज होने के कारण इस चालक गोले के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस चालक गोले के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो ये छड़ अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिसके कारण छड़ के नज़दीक वाला हिस्सा ऋणावेशित जबकि दूर वाला हिस्सा धनावेशित हो जाता है। अब यदि हम कांच की छड़ से जो दूर वाला हिस्सा है जिस पर प्लस चार्ज था इसको ग्राउंडेड कर देते हैं तो यहाँ पर जितना भी प्लस चार्ज था वो उदासीन हो जाएगा, क्योंकि भूमि से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आकर संपूर्ण धन आवेश को उदासीन बना देता है। अब यदि कांच की छड़ को इसके पास रखते हुए इस ग्राउंडेड को हटा देते हैं तो ये जो ऋणावेश है वो
इस धन आवेश के छड़ के पास ही बना रहेगा। अब यदि हम कांच की छड़ को हटा लेते हैं तो संपूर्ण ये ऋण आवेश जो था वो चालक गोला होने के कारण इसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो जो गोला हमारे पास पहले अनावेशित था, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं था, अब वही गोला ऋणावेशित हो गया है। इसके अंदर हमें कुछ बातों को और ध्यान में रखना चाहिए। तो जो कांच की छड़ पर आवेश था वो प्रेरक आवेश कहलाता है। जैसे ये जो Q आवेश है उसको हम प्रेरक आवेश कहते हैं, तथा जो आवेश इस गोले पर उत्पन्न हुआ है, जो प्रेरण विधि के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसको हम प्रेरित आवेश Q डैश कह सकते हैं। तो ये जो प्रेरित आवेश है इसका जो मान है वो प्रेरक आवेश के बराबर अथवा इससे कम होता है। कभी भी प्रेरित आवेश का मान प्रेरक आवेश से ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो प्रेरक आवेश था इस वस्तु के ऊपर कांच की छड़ पर, इसके मान में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो गोला ऋणावेशित हुआ है तो इस कांच की छड़ के आवेश में कोई बदलाव आ जाएगा। कांच की छड़ पर जितना आवेश था उतना ही बना रहेगा। अब यदि हम इस अनावेशित चालक गोले को धनावेशित करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर कांच की छड़ के स्थान पर प्लास्टिक की अथवा एबोनाइट की छड़ लेकर आनी होगी। बाकी प्रक्रिया सेम रखते हुए हम इस गोले को धनावेशित कर सकते हैं। तो ये बात आपको बताई थी कि यदि आप गोले को धनावेशित करना चाहते हो तो जो छड़ आप कांच की छड़ लेके आए थे वहाँ पर ऋणावेशित छड़ प्लास्टिक की छड़ अथवा एबोनाइट की छड़ लेके आ सकते हो, जिसके कारण से वो गोला आपका धनावेशित हो जाएगा। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि जो प्रेरक वस्तु के थी, जैसे कांच की छड़ थी, उसके आवेश में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है, यानी उसके ऊपर जो भी आवेश था उतना ही बना रहेगा। दूसरी बात, आपने ये भी पढ़ लिया था कि जो प्रेरित आवेश है उसका जो मान है वो प्रेरक आवेश से कम अथवा उसके बराबर हो सकता है। कभी भी प्रेरित आवेश का मान है वो प्रेरक आवेश से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो प्रेरित आवेश कांच की छड़ द्वारा गोले पर उत्पन्न किया गया था, जिसका मान आपके पास में मान लेते हैं Q डैश है। तो इस जो Q डैश का जो मान होता है वो इस प्रकार से होता है -Q 1/K। ये जो माइनस चिन्ह है वो इसके बारे में बता रहा है कि आप जो आवेश की प्रकृति है वो विपरीत है। यानी अगर आप प्लस की छड़ लेके आओगे तो गोला जो है वो ऋणावेशित होगा, और अगर आप ऋणावेशित छड़ लेके आओगे तो गोला धनावेशित होगा। यहाँ पर जो ये K है उसको हम प्रावैद्युतांक वस्तु का, यानी जो अनावेशित वस्तु थी उसका प्रावैद्युतांक कहते हैं। इसको माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। प्रावैद्युतांक क्या होता है, इसको कूलाम का जब हम नियम पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे, लेकिन हमें 3 जो फैक्ट है वो विशेष रूप से प्रावैद्युतांक के बारे में याद रखने चाहिए। जैसे निर्वात के लिए प्रावैद्युतांक का मान 1 होता है। ये फैक्ट है जो हमें डायरेक्टली याद रहने चाहिए। निर्वात के लिए 1 होता है। कोई भी चालक
या अथवा धातु, उसके लिए इसका मान अनंत होता है, और जो वायु है उसका मान लगभग 1 यानी 1.0003 होता है। यानी वायु का जो मान है वो अप्रोक्सीमेटली निर्वात के बराबर ही होता के लिए एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि यदि सूखे बालों में प्लास्टिक का कंघा करने के बाद कंघे को यदि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाया जाए तो वह कागज़ के टुकड़ों को किस विधि द्वारा आकर्षित करता है। तो इसको समझते हैं। जैसे ये एक कंघा है, इसको हमने सूखे बालों में घर्षण करवाया तो हमें पता है कि इसके ऊपर जो आवेश आएगा वो माइनस का आएगा। लेकिन जब हम इसको कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो ये माइनस जो आवेश है वो कागज़ के छोटे जो टुकड़े हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण से इससे दूर वाले हिस्से की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जबकि पास वाला हिस्सा है वो धनावेशित हो जाएगा। ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है माइनस माइनस होने के कारण, और ये इसको आकर्षित कर रहा है। लेकिन ज़्यादा दूर होने के कारण ये जो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल है वो कमज़ोर होता है, जबकि इसकी दूरी कम होने के कारण यहाँ पर जो बल कार्य करता है प्लस और माइनस के बीच में आपने पढ़ा है कि आकर्षण बल कार्य करता है, जो कि पास में होने के कारण मजबूत होगा। किस बल की तुलना में? इस बल की तुलना में। माइनस और माइनस के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसकी तुलना में आकर्षण बल मजबूत होगा। इसके कारण से ये जो कागज़ का टुकड़ा है वो कंघे के ऊपर आकर चिपक जाता है। तो ये विधि आपने देखी थी कि ऐसा है वो प्रेरण विधि में होता है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।